हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। उत्तराखंड में जो अकाउंट क्लर्क का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर के जो इससे पहले जो आप लोग के पीवाईक्यूज हैं उसको मैं सॉल्व करवा रही थी, क्योंकि इसी के बेस पर ही आगे आपके जो क्वेश्चंस हैं, काफी क्वेश्चंस तो रिपीट हो जाते हैं। जो एग्जाम में पेयर से पूछे होते हैं वो काफी क्वेश्चंस तो रिपीट भी हो जाते हैं, और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो हमको क्लियर हो जाता है। तो इसको 2 वीडियोस ऑलरेडी आई थी, अब इसमें आगे के क्वेश्चंस को हम ले रहे हैं। 50 क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो गए थे, इसके आगे 51 क्वेश्चंस हम आज के वीडियो में स्टार्ट करेंगे और ये पेपर आप लोग का कंप्लीट होगा। इसके बाद इसके आगे के जो पेपर्स हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, वो सारे भी आप लोग की मैं कवर करवा दूंगी। अब रेगुलर वीडियो जिससे आएंगे आप लोग की, और साथ में जो इसका क्लासेस चल रही थी, जो क्लासेस में जो इसके और टॉपिक छूट गए हैं उनको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी। लेकिन इसके लिए चैनल के आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। रेगुलर वीडियोस मिलती रहे, इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर से किया करिए। जो आप लोग लाइक करते हैं तो उससे वीडियो की रीच बढ़ती है, तो ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाती है, और जहाँ तक वो शेयर किया करिए वीडियोस को। इशू करते हैं इसमें, और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रॉयल्टी पेबल टू लीजेस इज डेबिटेड टू। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो रॉयल्टी जो होती है, जो लीज जो होती लेवी होता है, उसको जो डेबिट किया जाता है वहां पर पट्टाधारी द्वारा अधिकार शुल्क को आहरित किया जाता है किस अकाउंट में? रॉयल्टी अकाउंट में, लैंडलॉर्ड अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी अधिकार शुल्क खाता, भूस्वामी का खाता, लाभानी खाता, या फिर कोई नहीं। तो उसे किसमें दिया जाता है? तो जो रॉयल्टी अकाउंट होता है, अधिकार शुल्क खाता होता है, वहां पर डेबिट किया जाता है। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है जो आप देख सकते हैं। अधिकार शुल्क के लिए पट्टेदार द्वारा किया गया भुगतान एक सामान्य व्यवसायिक व्यय है और इसे अधिकार शुल्क खाते में डेबिट कर दिया जाएगा। और ये किस तरह का अकाउंट होता है? ये आपका नाम मात्र का खाता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज कट। व्यापारिक खाता के नाम पक्ष के व्ययों को कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, स्थापना व्यय, परचेजिंग एक्सपेंसेस, सह संबंधी व्यय, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, उत्पादक व्यय, सर्विस एक्सपेंसेस, विक्रय व्यय। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं, जो व्यापारिक खाता होता है, उसमें 2 साइड होते हैं, एक डेबिट का हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है हमारा? दूसरा होता है क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में जो चीजें दिखाई जाती हैं वो व्यय क्या कहलाते हैं? वो जो व्यय होते हैं वो आपके परचेजिंग एक्सपेंसेस होते हैं, सह संबंधी व्यय होते हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, जो आपने परचेज किया होता है वो स्टॉक हो जाता है, साथ ही जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। ये सब चीजें इसमें दिखाई जाती हैं। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। निश्चित में से कौन सी अशुद्धियां तलपट द्वारा प्रकट नहीं होती? कंपनसेटिंग एरर, क्षतिपूरक अशुद्धियां, एरर ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक अशुद्धियां, एरर ऑफ ओमिशन, भूल संबंधी, या फिर इनमें से ये सभी ऑल ऑफ द। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, अलग अलग तरह के एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर कौन सी अशुद्धियां ऐसी हैं, कौन से एरर ऐसे हैं जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो वहां पर उसमें वो नहीं पता चलते। वैसे तो ट्रायल बैलेंस को कहा जाता है कि जो अंगड़ती शुद्धता होती है, यानी कि अर्थमेटिकली जो होते हैं वो करेक्ट है आपके, जो आपने लेजर बनाया है, जो आपने एंट्रीज करी है, अगर आपका ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं, मिल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एरर भी होते हैं जो है जो तलपट है उनके मिल जाने पर भी प्रकट नहीं होते, डिस्क्लोज नहीं होते। तो कौन से होते हैं? यहाँ पर तीनों ही तरह के हैं। जो कंपनसेटिंग एरर है, एक में आपने 500 रुपए बढ़ा दिए, दूसरे तरफ के खाते में आपने 500 रुपए कम कर दिए, तो क्या होगा? दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। प्रिंसिपल अगर सैद्धांतिक, यानी कि स्टार्टिंग में ही जब जनरल एंट्री आप कर रहे थे तो वहां पर ही आपने कुछ जैसे कि मशीनरी पर इंस्टॉलमेंट चार्जेस होते हैं, जैसे कि मशीनरी पर इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं, वो आपको दिखाने होते हैं मशीनरी अकाउंट में, लेकिन आपने दूसरे अकाउंट में दिखा दिए, तो वहां पर प्रिंसिपल की क्या हो जाती है? एरर हो जाती है। तो वहां पर जो एंट्रीज करी जाती हैं उस टाइम अगर आपने गलत कर दिया है तो वहां पर आगे के जो अकाउंट्स होते हैं वो इफेक्ट नहीं करते, वहां पर ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो जाएगा। और अगर भूल संबंधी कोई एंट्री आपने लिखी ही नहीं है, जनरल में ही नहीं दिखाई है, तो आगे की एंट्रीज को भी इफेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर तीनों क्या है? अशुद्धियां तलपट से डिस्क्लोज नहीं होती। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हैं कि वो कौन सी ऐसी अशुद्धियां हैं जो कि तलपट से प्रकट हो जाती हैं, यानी कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करेगा।
तो यहाँ पर अगर आपने गलत साइड में पोस्टिंग कर दी होगी, यहाँ पर अशुद्ध योग लगाना है। अगर आपने टोटल में गड़बड़ करी है, किसी से आगे कोई अकाउंट को यानी कि जनरल में एंट्री करी है, लेजर में भी करी, लेकिन कहीं पर लिखने से छूट गया है तलपट में, तो वहां पर वो चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर आपने टोटल करने में और जो बैलेंस निकालने में गड़बड़ करी है तो उसको भी पता किया जा सकता है ट्रायल बैलेंस से। तो ज्यादातर आप देख रहे हैं कि ऐसी यहाँ पर एरर है जो कि कैलकुलेशन में मिस्टेक की वजह से होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि मेन ये आपकी अंगड़ती ईजाद होती है, अर्थमेटिकली देखा जाता है कि करेक्ट है या नहीं है, मेनली ट्रायल बैलेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Cost of goods sold from the following information will be: opening stock 3700 है, purchases है 1,20,000 की, closing stock है 2,500 की। यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नांकित सूचनाओं से बेचे गए माल की लागत क्या होगी। आपको ओपनिंग स्टॉक बता दिया है, दैट स्टॉक को। तो यहाँ पर कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका हो जाता है कि ओपनिंग स्टॉक में आप परचेजेस को ऐड कर देते हैं, जो क्रय होता है इसको ऐड कर दिया जाता है और माइनस कर दिया जाता है क्लोजिंग स्टॉक। तो निकल के आपको क्या आ जाता है, निकल के आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक क्या दे रखा है 3700 लिख लीजिए, प्लस करना है आपको क्रय, परचेजेस क्या है 1,20,000 का लिख लीजिए, उसके बाद माइनस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 2,500 का। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको ऐड करना है और उसको लेस करना है। ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, ऐड करने पर हमारा आता है 7 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा 1,23,700 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस हो जाएगा इसमें से 2500। अब यहाँ पर इसको आगे देखेंगे तो क्या निकल करके आता है, यहाँ पर 0 0 आ जाएगा, माइनस करने पर 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, तो कितना आ जाता है 1,21,200 आ जाता है निकल करके। हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 1,21,200 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि कहीं पर भी ये अमाउंट नहीं दे रखा, तो यहाँ पर नन ऑफ सेवन। हमेशा आंसर ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चन में दे रखा हो, कभी कभी अगर नन वाला पॉइंट होता है तो वही करेक्ट होता है। तो इसका ध्यान रखा करिए कि क्वेश्चन में हमेशा आंसर आपका दिया हो जरूरी नहीं है, नन वाला पॉइंट भी कभी कभी आंसर होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो होगा वो आपका नन ऑफ द अबव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फाइनल अकाउंट्स और नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक इज इंटर्ड। अंतिम खातों में स्टॉक की असाधारण क्षति कहाँ पर दिखाई जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में केवल, या प्रॉफिट एंड लॉस में, या फिर दोनों में ही, या फिर बैलेंस शीट में। यहाँ पर कई आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। इसकी जो क्षति होती है वो आपकी पैनल में दिखाई जाती है। कई आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not the source of cash? कितने से कौन रोकड़ का स्रोत नहीं है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, इशू ऑफ डिबेंचर, सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कैश होता है उसका सोर्स क्या नहीं होगा, यानी कि कहाँ से हमको कैश नहीं मिलती है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। परचेज करना, फिक्स एसेट को जब हम परचेज कर रहे होते हैं तो वहां पर हमको कैश मिलती नहीं है, बल्कि हमको पे करनी पड़ती है, पेड करनी पड़ती है। बाकी पॉइंट्स में फंड फ्रॉम ऑपरेशन तो वहां से तो आ ही रहा है, अगर हम डिबेंचर को इशू कर रहे हैं तो उसके बदले में भी हमको कैश मिल रहा है, अगर हम फिक्स एसेट को सेल कर रहे हैं तो वहां पर भी हमें कैश मिल रहा है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा सोर्स ऑफ नहीं है कैश, बल्कि एप्लीकेशन ऑफ कैश है, यानी कि उपयोग कर रहे हैं कैश का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्रायोरिटी पेबल 18,000, शॉर्ट वर्किंग 9,000, मिनिमम रेंट विल बी। यदि अधिकार शुल्क दे है 18,000 का, लघुकार राशि 9,000 की, तो न्यूनतम किराया होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि मिनिमम रेंट क्या होगा, 0 होगा, 9,000 होगा, 18,000 होगा, 27,000 होगा। तो यहाँ पर मिनिमम रेंट जो हम निकालते हैं, तो मिनिमम रेंट होता है आपका, एक फॉर्मूला होता है निकालने का इसको, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लघुकार राशि जो होती है शॉर्ट वर्किंग को जो निकाला जाता है यहाँ पर, तो जो मिनिमम रेंट होता है उसमें से हम जो रॉयल्टी होती है उसको लेस कर देते हैं, तो हमारा निकल करके क्या आ जाता है, शॉर्ट वर्किंग निकल करके आ जाती है अगर होती है तो। यहाँ पर यानी कि अगर रॉयल्टी किसी टाइम वर्ष होती है, रॉयल्टी कम होती हो, मिनिमम रेंट ज्यादा होता है, तब हमारी शॉर्ट वर्किंग निकल करके आती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही कह रहा है कि शॉर्ट वर्किंग है, मीन्स क्या हो जाएगा कि जो हमारा रॉयल्टी है वो कम है, मिनिमम रेंट ज्यादा है। तो जब हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे,
जो क्वेश्चन में आपकी गिवन है उसको वैसे ही रख लीजिए। 9000 आ जाएगा, यहाँ पर हमको मिनिमम रेंट नहीं पता, प्रायोरिटी पता है 18000, लिख लीजिए। यहाँ पर से ये माइनस इधर आके प्लस में हो जाएगा। उसके बाद 27000 क्या हो जाएगा हमारा मिनिमम रेंट निकल के आएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। सीधे से अगर आपको पता है आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, आपका निकल करके आंसर आ जाएगा। और इसको निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए दे रखा है, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर जो मिनिमम रेंट होता है वो रॉयल्टी से ज्यादा होता है, और तब आपकी लघुकार राशि आती है। और अधिक मीन सरप्लस जो होती है, तो जब आपकी रॉयल्टी ज्यादा होगी और मिनिमम रेंट कम होता है तो यहाँ पर सरप्लस निकल के आती है। जब सरप्लस होती है तो जो आपकी प्रीवियस ईयर की शॉर्ट कटिंग होती है, तो अगर ऐसा अनुबंध किया गया है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है आपस में, तो उसे रिक्रूट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसफर टू हायरर अंडर हायर परचेज सिस्टम। क्रय पद्धति में क्रय क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है। ओनरशिप ऑफ एसेट, संपत्ति का स्वामित्व, पोजेशन ऑफ एसेट, संपत्ति का अधिकार, ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ एसेट, संपत्ति का स्वामित्व तथा अधिकार, नन ऑफ द अबव में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्रय पद्धति यानी कि जो परचेज सिस्टम होता है, हायर परचेज सिस्टम, दो चीजें रहती हैं, एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट होता है, एक हायर परचेज होता है। तो हायर परचेज सिस्टम है अगर, तो वहाँ पर क्रय क्रेता को जो खरीद रहा है, जो ले रहा है, उस क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है, तो यहाँ पर सिर्फ उसे संपत्ति का अधिकार होता है। जब तक आखिरी जो किस्त होती है उसका भुगतान नहीं कर दिया जाता है, पूरा अमाउंट पे नहीं कर दिया जाता, तब तक सिर्फ जो होता है वो उसको यूज करता है एसेट को, उसको पोजेशन नहीं होता, उसको स्वामित्व नहीं होता। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में पहले ही इंस्टॉलमेंट देते ही जो होता है वो ओनरशिप भी मिल जाती है। तो ये डिफरेंस है दोनों चीजों में, जरूर से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन फॉर ईच आइटम दैट अपेयर्स ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम इज द। प्रत्येक मद के लिए रखा गया पृथक अभिलेख जो वित्तीय विवरण में प्रदर्शित होता है कहलाता है लेजर, अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, नन ऑफ दैट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेपरेट अमाउंट जो होता है यानी कि अलग अलग हर जो आइटम्स है उसके लिए अलग अलग जो रिकॉर्ड रखा गया है तो क्या कहलाता है, तो उसे हम लेजर कहते हैं। जो लेजर होता है उसमें तो मान लीजिए एक बुक होती है, खाता बही एक बुक है आपकी, उसमें अलग अलग पेज पर अलग अलग तरह के अकाउंट्स खोले जाते हैं, तो क्या कहलाता है, वो आपका लेजर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉफ्टवेयर कंपनी प्रमोटेड बाई नारायण मूर्ति इज। नारायण मूर्ति द्वारा प्रवर्तक सॉफ्टवेयर कंपनी है, कौन सी कंपनी इन्होंने बनाई थी ये पूछ रहा है आपसे। विप्रो है, इन्फोसिस है, सत्यम है, HCL है, तो कौन सी हो जाएगी, इन्फोसिस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय, शाखा समायोजन खाता बनाया जाता है, कौन बनाता है, डिपेंडेंट ब्रांच, आश्रित शाखा, हेड ऑफिस ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच, आश्रित शाखा का प्रधान कार्यालय, हेड ऑफिस ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच, स्वतंत्र शाखा के प्रधान कार्यालय द्वारा। तो ये कई तरह की आपकी होती हैं, कुछ शाखाएं जो होती है डिपेंडेंट होती है हेड ऑफिस पर, कुछ अपनी सेपरेट होती है यानी कि जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। तो किस तरह का जो शाखा होती है वहां पर समायोजन खाता प्रिपेयर करेंगे। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट वो बनाएगा ना जो एडजस्टमेंट कर रहा है अपनी बुक्स में, कौन करेगा, हेड ऑफिस करेगा। तो एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, हेड ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ब्रांच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट प्राइस देन प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस विल बी। यदि लागत मूल्य का 25% है तो विक्रय मूल्य पर लाभ होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाभ जो है अगर लागत मूल्य का 25% है यानी कि प्रॉफिट जो है वो 25% कॉस्ट प्राइस का है, तो 25% को यहाँ पर सिंपल से समझ लीजिए, बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। 25% कॉस्ट प्राइस का यहाँ पर कह रहा है, तो इसको 25 को आप साथ अगर लिखेंगे उसे सॉल्व करिएगा तो 1/4 भी तो आएगा। इसको अगर सॉल्व करिएंगे 1 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 1/4 आ गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 क्या है आपका, ये 1 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, और ये 4 क्या है, ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट। ये जो क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट और कॉस्ट को मिला दीजिए तो क्या बनती है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, हमारा सेल बन जाएगा। अब कह रहा है तो विक्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा, ये कह रहा है ना, तो प्रॉफिट कितना है 1 है और सेल हमारी कितनी आई, यहाँ पर सेल आ गई हमारी 5 इंटू 100 कर दीजिए, आपका निकल आएगा कितनी बार जाएगा, 20 टाइम्स चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20%। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इतना सब करने की आपको जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा इसको समझ लीजिए तो आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओरल निकाल सकते हैं, आपको इतना सॉल्व करना भी नहीं पड़ेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो, निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ अंतर्वाह नहीं है? डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, इशू ऑफ शेयर, डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा कैश फ्लो नहीं है, यानी कि रोकड़ का कैश इनफ्लो नहीं है, रोकड़ किससे आ नहीं रही है ये पूछ रहा है। तो अगर ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, या फिर जो इशू ऑफ शेयर जो अंशों का निर्गमन है उससे अंतर्वाह नहीं होता, व्यापार देय में कमी होती है, जो ट्रेड पेएबल है वो डिक्रीज हो जाते हैं तो उससे रोकड़ का अंतर्वाह नहीं होता, या फिर जो फिक्स एसेट है उसको हम सेल कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी इसी तरह का क्वेश्चन मैंने आप लोग को कराया ही था, तो जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय, यदि अंशों का हरण किया गया हो तो अंश पूंजी खाता नाम किया जाएगा। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, अंशों के अंकित मूल्य से। पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स, चुप्तांश पूंजी से। कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स, जांचित अंश पूंजी से। इशू ऑफ प्राइस ऑफ द शेयर्स, अंश निर्मित मूल्य से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा। कह रहा है कि अगर जो अंश हैं, जो शेयर्स हैं, उनको फॉरफीचर किया जा रहा है तो वहां पर जो कैपिटल अकाउंट होता है उसको हम किस पूंजी से वहां पर किस पूंजी को हम दिखाते हैं उस अकाउंट में या डेबिट करते हैं, तो वहां पर वो कौन सी हो जाती है? तो जितनी भी कॉल्ड अप मनी होती है वो होती है, तो कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जितने भी मांगे गए होंगे उससे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फंड, निम्नलिखित में से कौन सा फंड का स्रोत होता है? इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ पर ये सारे ही क्या है, अगर आप समतांश निर्मित करेंगे, अधिमान अंश करते हैं, फिर रुपये करते हैं, तो तीनों ही से ही आपको क्या होता है, कैपिटल जो पूंजी होती है वो मिलती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है, पूंजी ढांचा तैयार किया जाता है, उसमें तीनों ही तरह की चीजें रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंडर विच सेक्शन अ कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड, एक कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है, यानी कि कौन से सेक्शन में इनकी नियुक्ति होती है? 224, 228, 230A या फिर 251, तो किसके अंतर्गत की जाती है? तो यहाँ पर एक से ध्यान दीजिएगा, ये जो दे रखी है ये आपकी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग दे रखी है, जो कंपनीज एक्ट 1956 था, 1956 था, उसके अकॉर्डिंग दे रखी है। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्ट वो 2013 है, जो संशोधित अमेंडमेंट वाला एक्ट हमारा है कंपनीज एक्ट 2013 है, और उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है आपका वो हो जाएगा 139 सब सेक्शन 6। तो अब जो आपका पेपर आएगा उसमें आप वहां पर यही वाला जो सेक्शन है वो दे रखी होगी, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये सारी पुरानी सेक्शन है जो 1956 में चल रही थी, लेकिन अब ये चेंज हो गई है। अब जो है आपकी 139 सब सेक्शन 6 है, तो कहीं पर इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड ऑन द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कैन नॉट एक्सीड, जब जब्त शेयरों को पुनः जारी करने पर दी गई छूट अधिक नहीं हो सकती, किससे अधिक नहीं होगी? ये कैसे कह रहा है क्वेश्चन आपका। 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी का 10%, 10% ऑफ कैपिटल री इशूड, पुनः जारी की गई पूंजी का 10%, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, जब्त शेयरों पर प्राप्त राशि, द अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड, जब्त शेयरों पर प्राप्त ना हुई राशि। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो फॉरफिटेड किए गए हैं, यानी कि जो जब्त किए गए हैं अंश, उनको दोबारा से रीइशू कर रहे हैं, तो अब दोबारा रीइशू करने पर हम उनमें कितनी छूट दे सकते हैं, कहाँ तक वो किए जा सकते हैं, डिस्काउंट कितना मिल सकता है। जैसे कि अगर 10 रुपए का कोई शेयर था, अब उसको 6 रुपए तो जारी कर रहे हैं, तो क्या 6 रुपए पर कर सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जैक्टली आपको। तो यहाँ पर कितने तक कर सकते हैं? द अमाउंट रिसीव ऑन फॉरफिटेड शेयर, जितना अमाउंट रिसीव हो सकता है उतनी ही छूट दी जा सकती है। जैसे कि 10 रुपए का शेयर है, उसका अगर 6 रुपए मिल चुके हैं, तो अब उसको सिर्फ 4 रुपए तक ही जारी किया जा सकता है, इससे कम पे आप जारी नहीं कर सकते। मिनिमम आपको 4 रुपए को उसको जारी करना ही होगा, रीइशू करना ही होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर द इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू, जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभानी विवरण में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, पूंजी संचय खाते में, जनरल रिजर्व अकाउंट, सामान्य संचय में, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फॉरफिचर किया जाता है शेयर्स का, उसके बाद उनको क्या किया जाता है, रीइशू कर दिया जाता है। उसके बाद जो फॉरफिचर अकाउंट में शेष रह जाता है उसको हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं,
तो उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, पूंजी संचय में ट्रांसफर करते हैं। और अगर कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिनको इशू नहीं किया गया तो फॉर फ्यूचर अकाउंट जो पड़ा रहता है उसको एज इट इज बैलेंस शीट में दिखाया जाता है फॉर फ्यूचर अकाउंट के नाम से। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। S Limited is the subsidiary of S Limited. Sorry, Y Limited is the subsidiary of S Limited. Z Limited is the subsidiary of Y Limited. The relation between X and Limited and Y Limited is that of। जो X Limited है वो Y Limited की सहायक कंपनी है, Z Limited है वो Y Limited की सहायक कंपनी है। तो X Limited Y Limited का संबंध क्या है आपस में, ये पूछ रहा है। यानी लिंक कैसे है, X जो है वो Y की सहायक है और Y जो है वो Z की सहायक है। तो X में और क्या पूछ रहा है, Y में आपस में क्या कनेक्शन है। नो रिलेशन, कोई नहीं है। X Limited is the holding company of Z Limited but Z Limited is not its subsidiary company. Z Limited is also a subsidiary of X Limited. Y Limited is the subsidiary of both. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि Z Limited is also subsidiary of X Limited. इनडायरेक्टली ये इसकी भी क्या है, सब्सिडियरी कंपनी हो जाएगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म फंड एज यूज इन फंड फ्लो एनालिसिस मीन। पोस्ट रजिस्ट्रेशन में जो कोष शब्द का यूज किया जाता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, कैश ओनली, केवल रोकड़ होता है, टोटल एसेट को संपत्तियां, जनरल रिजर्व सामान्य संचय या फिर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। चालू संपत्ति में से हम चालू दायित्व को घटाते हैं तो हमारा जो निकल के आता है वो फंड कहलाता है। तो यही वाला पॉइंट ही करेक्ट है आपका। जो फंड होता है, कोष होता है, जब इसकी बात हम कर रहे होते हैं तो वहाँ उससे मतलब हो जाता है एक आंसर वर्किंग कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर अगर हम करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को लेस करेंगे तो निकल के हमारी क्या आती है, वर्किंग कैपिटल ही आती है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके आगे के 30 क्वेश्चन तो आपके रिमेनिंग रह जाते हैं इस क्वेश्चन पेपर के, तो ये आपके 30 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। कम से कम 10 लोगों को शेयर करिए वीडियो, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियोस पहुंचे और वो भी हेल्पफुल उनके लिए भी वीडियो जो है। साथ ही थोड़ा चैनल की रीच भी बढ़ती है, तो प्लीज आप लोग शेयर जरूर किया करिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।